कल इतिहास की क्लास हुई थी, उसमें कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो, कोई मन में सवाल आ रहा हो, तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फटाफट आप लोग पूछ लें और यहाँ तक आ जाएं तो फिर हम आगे लोग आगे बढ़ें। गुड इवनिंग सर। स्नेहा गुड इवनिंग, स्मिता गुड इवनिंग। टेक्निकल एजुकेशन पॉइंट चैनल, आप अपना नाम बता दो क्या है। क्वीन सानवी गुड इवनिंग सर। तो अगर कल जिन लोगों ने क्लास सुने ना, ये सब नए बच्चे हैं, कुछ आज नए बच्चे जुड़े हुए हैं। शिवराम विश्वकर्मा कह रहे हैं नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब रावण द वेस्ट बीस्ट, रावण द बीस्ट। तो यहाँ तक अगर कोई किसी तरीके की कोई इश्यूज हो, कुछ डाउट रहे हो, कुछ क्लैरिटी नहीं आई हो, तो आप लोग अपने सवाल जल्दी से पूछ लें। अगर नहीं है तो हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा आज हम लोगों को कोर्स को कवर करना है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जिन लोगों ने क्लास किया था उनके कोई डाउट्स नहीं है। राहुल पांडे गुड इवनिंग। सूरज गुड मॉर्निंग सर। सर आपका नाम बताओ। अच्छा, मेरा नाम राजीव सिंह है और मैं यहाँ का कोर्स डायरेक्टर हूँ वर्ड विनर एकेडमी का, और आप लोगों के साथ में संवाद करता हूँ, आपके जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करता हूँ। तो आप लोग अपनी बात को हमारे तक रख सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हम लोग अपने कोर्स को और इम्प्रूव कर सकें। तो आप लोग, अगर जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो हमारे टीम से परिचित नहीं है, उनको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे वीडियोस अभी तक स्टिल पड़े हुए हैं वर्ड विनर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप पुराने वीडियोस को भी देख लो, पुराने फाउंडेशंस को देख लो। जो अभी नए जुड़े हैं वो एक एक करके वीडियोस को देख लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और जहां जो चीज़ इंप्रूवमेंट की होगी वो आप हम तक पहुंचा दीजिए। तो ये है। समीर समीर गुड इवनिंग सर। प्रीति दुबे अभी जुड़ी हुई हैं प्रीति। राहुल सर मैं आज नया हूं। राहुल आप नए हैं, कोई बात नहीं है, आपको क्लास जो है दे दी जाएगी। तो थोड़ा सा और बड़ा किया जा सकता है। यहाँ से क्लैरिटी नहीं आ रही है शायद, पिक्चर में जो पीछे दिख रहा है वो शायद क्लियर नहीं आ रहा है इसका। ओके। तो क्लियरिटी आ रही है क्या? आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? फॉन्ट क्लियर दिख रहे हैं क्या? थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए। रावण गुड इवनिंग गुरुजी। शशिकांत गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। तो हम लोगों ने कल क्या कर लिया था, इल्तुतमिश तक हम लोगों ने इल्तुतमिश तक की यात्रा पूरी कर ली थी। उसके बाद में हमने कल क्वेश्चन भी करा दिए थे दो तीन की, किस तरीके से बनते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में और भी चलेंगे। अब हम लोग आज आते हैं रजिया सुल्तान पे। तो रजिया सुल्तान को आज हम लोग करते हैं। यहां तक कोई किसी को समस्या हो तो आप लोग इल्तुतमिश तक पूछ सकते हैं, वरना आगे हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो इल्तुतमिश भाई साहब थे, इल्तुतमिश, इसको इन शॉर्ट आईटी कर देते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या फिर हुआ? यहां पर एक नया डेवलपमेंट होता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के समय में इनका जो एक पुत्र था रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज क्या बनता है? शासक बन जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शासक बन जाता है। और यह क्या है कि यह योग्य नहीं था। वस्तुतः इल्तुतमिश क्या चाहता था कि उसकी पुत्री में जो शासन चलाने की योग्यता है, वह सारी की सारी योग्यता रजिया में है।
और इल्तुतमिश अपनी पुत्री को ही उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था। लेकिन चूंकि वह मध्यकाल था और वहां पे पुरुष समाज की प्रधानता थी, जो वहां का अमीर वर्ग था वह किसी भी महिला को नेतृत्व देने में हिचकिचा रहा था या नेतृत्व देने के लिए वह तैयार नहीं था। तो क्या कर रहा था कि उसने षड्यंत्र के तहत में रजिया को उस जो योग्य उत्तराधिकारी थी इल्तुतमिश की, उस अधिकार से वंचित कर दिया। और जो एक तुर्कान चहलगानी की मैंने बात किया था कि जो 40 सरदारों का सदस्य था, उसी 40 सरदारों के सदस्य को जो जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था, उसको शासक बना दिया। अब जब शासक बन गया रुकनुद्दीन फिरोज, तो क्या हुआ कि यह कमजोर टाइप का था, ये इसमें योग्यता की कमी थी। तो इसकी जो माता थी, माता का नाम था शाह तुर्कान। क्या था? शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान जो थी, शाह तुर्कान शाह तुर्कान, इसकी माता का नाम था कि किसकी माता का नाम? रुकनुद्दीन फिरोज की। तो रुकनुद्दीन फिरोज की शाह तुर्कान के ही हाथों में सारी शासन सत्ता एकत्रित हो गई। जब शासन सत्ता एकत्रित हो गई तो यहाँ पे दो सत्ता के दो केंद्र हो गए, एक तो रुकनुद्दीन फिरोज का और दूसरा शाह तुर्कान का। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज चूंकि कमजोर था, तो उसकी वास्तविक सत्ता जो है तुर्कान चहलगानी में आ गई। अब वो चहलगानी अर्थात 40 सदस्यों का शासन ही दिल्ली में वास्तविक शासन करने लगा, और जो राजा था, जो सुल्तान था, वो उसके हाथों में सत्ता शून्य थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि दिल्ली में एक अराजक स्थिति पैदा हो गई, और अराजक स्थिति पैदा हो गई तो एक नया डेवलपमेंट होता है दिल्ली में। और वह डेवलपमेंट क्या होता है कि लाहौर, थोड़ा सा समझ लीजिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। लाहौर, मुल्तान, झांसी, ये सब जो है इसके इक्तदार थे, एक छोटे छोटे राज्य थे। और बदायूं, बदायूं, इन चारों गवर्नरों ने, लाहौर के, मुल्तान के, हासी के, बदायूं के, ये चारों गवर्नरों ने क्या किया कि एक मिल करके एक संगठित योजना बनाई और दिल्ली को घेरने की योजना बनाई। अब जब दिल्ली को घेरने की योजना बनाई तो दिल्ली के बाहर ये चारों के सेनाएं एकत्रित हो गई शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज को हराने के लिए। तो इसके कारण से जो रुकनुद्दीन फिरोज था वह दिल्ली छोड़ करके चला गया इनसे लड़ने के लिए। कहां चला गया? दिल्ली से बाहर चला गया। इस स्थिति का फायदा उठा करके क्या किया, आपकी रजिया ने एक लाल कपड़े पहने, और जो वहां का मस्जिद था, जामा मस्जिद था, वहां पर जनता इकट्ठा, शुक्रवार की नमाज को अता करने के लिए वहां पे जनता इकट्ठी हुई थी। तो जनता इकट्ठी हुई थी तो वहां पर रजिया लाल कपड़े में पहुंच करके एक याचना करती है, एक प्रार्थना करती है, एक अपील करती है जनता से कि देखिए दिल्ली संकट में है, और आप लोग चुप अपने हाथों में पर हाथ धरे बैठे हुए हो, और दिल्ली संकट में है। एक कमजोर शासक है जो पूरे सल्तनत को ही नष्ट कर देगा। हमारे पिता की संतान, जो हमारे पिता की जो विरासत है, वह विरासत खत्म हो जाएगी। अब इतनी बड़ी भावुक अपील करती है, और लाल कपड़े में आई थी। लाल कपड़े का किस चीज का प्रतीक है? वह एक न्याय मांगने का प्रतीक है। तो अब जनता एकदम भावुक हो गई, रजिया के लिए भावुक हो गई, और उसने कहा कि ठीक है। तो सारी जनता जामा मस्जिद से जा करके वो घेर लेती है, किले को घेर लेती है, और अंततः उसी समय में रजिया को सुल्तान घोषित कर देती है। और इस तरीके से जो रुकनुद्दीन फिरोज की सत्ता से हट जाता है और रजिया सुल्तान सत्ता में आ जाती है। रजिया सुल्तान सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसकी मुश्किलें आसान नहीं हुई, उसकी मुश्किलें और बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? एल्फिस्टन नामक एक इतिहासकार है, वह क्या कहता है रजिया के बारे में, बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि अगर एल्फिस्टन कहता है कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम महान शासकों में गिना जाता। क्या होता? यदि रजिया, यह भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कई बार जब क्या होता है, पीएससी के एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां से ही फिल्टर हो करके एसआई के लेवल में और आपके एसएससी के लेवल में वही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एल्फिस्टन का यह कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि रजिया स्त्री न होती
तो उसका नाम महान शासकों में गिना जाता। इतनी बात कहानी समझ में आ गई कि पूनम तिवारी सर WWAF में जो हिस्ट्री नोट्स हैं वो CGPSC में के लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल बेटा सफिशिएंट हैं वो, CGPSC नहीं किसी भी स्टेट PSC के लिए, लेकिन उसमें पूरे नोट्स नहीं है। जब जो हमारे जो फ्री में कुछ हमने डाल दिए हैं वो आपके लिए एक डेमो नोट्स हैं। जब आप हमारे बैच में एडमिशन ले लोगे तो हम पूरा क्लास नोट्स के जो क्लास हो रही है उसके साथ में भी नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सपोर्टिव नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वेश्चन कंटेंट। आप CGPSC नहीं स्टेट PSC के लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं अगर क्लास करते हैं उस नोट्स को देखते हैं और जो हम इसके साथ में PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर इन तीनों चीजों को पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हिस्ट्री के कोई भी प्रश्न, किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा, स्टेट लेवल के कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और CGPSC में तो हिस्ट्री के बहुत डेप्थ में नहीं पूछता है, वह सामान्य प्रश्न पूछता है। तो आप ये मान के चलो कि ये यहां से कवर हो जाएंगे। सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो कमल जाट? बेटा देखो जो मेरा जो कॉन्सेप्चुअल बेस है वह NCERT है। अगर NCERT लेवल का आप तैयारी कर लेते हो तो SSC नहीं बल्कि UPSC के बारे में भी कहा जाता है कि UPSC का भी एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। तो NCERT 9, 10th, 11, 12th अगर आप 4 NCERT के लेवल का कर लेते हो, लेकिन चूंकि NCERT में थोड़ा सा डेप्थ है, उसका एनालिसिस डेप्थ में है, तो बच्चे उतना मन लगा के पढ़ नहीं पाते। उसी चीज को हम लोग बिल्कुल सरल फॉर्म में आपको सरल भाषा में NCERT के ज्ञान को हम आप तक सरल भाषा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो NCERT पढ़ो, द बेस्ट बुक। अगर उसके आगे आप मॉडर्न इंडिया में जाते हो तो बिपिन चंद्रा हैं, उसके और डेप्थ में जाते हो तो ग्रोवर को पढ़ सकते हो, और डेप्थ में जाना चाहते हो तो RL शुक्ला को पढ़ सकते हो, और डेप्थ में जाना चाहते हो तो सुमित सरकार को पढ़ सकते हो। एंशिएंट इंडिया में भी रामशरण को पढ़ सकते हो, है ना, रामशरण शर्मा की बुक्स को पढ़ सकते हो, AL बासम की बुक्स को पढ़ सकते हो, मेडिवल हिस्ट्री में हरिश्चंद्र वर्मा को, AL श्रीवास्तव को, बहुत सारे बुक हैं। पर ये आपके रिकमेंडेशन के लिए मैंने बता दिया है, इतनी जरूरत नहीं है। जो आप जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो अगर ये क्लास कर लेते हो, ये नोट्स पढ़ लेते हो, सर UPSI का मैथ और रीजनिंग है, ये क्या है राहुल पांडे, ये समझ में नहीं आया कि UPSI का मैथ और रीजनिंग है, ये क्या बात हुई? ये आपका प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे। ओके, तो पूनम का जवाब मिल गया है। अब हम लोग फिर से कम टू द पॉइंट कि ये एल्फिस्ट रजिया कैसे सत्ता में आई, ये आपको परिस्थितियां बता दिया। तो जो परिस्थितियां, जो अमीर वर्ग था वह रजिया के विरुद्ध है, और जो आम जनता है वो रजिया के साथ में है। रजिया के विरुद्ध जो अमीर है वो क्यों है? क्योंकि उनका जो मेल ईगो है, वो जो सुप्रीमेसी है, मेल सुप्रीमेसी, कि हम एक स्त्री के अधीन कैसे शासित हो सकते हैं, वह जो है उन लोगों को कुढ़न पैदा कर रहा है। और यह रजिया मध्यकालीन इतिहास की पहली शासिका है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जहां पे मुस्लिम वर्ल्ड में, जहां पे वोटिंग राइट्स, घर से वोटिंग राइट तो छोड़िए, घर से निकलने का अधिकार तक अभी 1 साल तक पहले सऊदी अरब जैसे देश में नहीं था, वहां पर आज से 800 साल पहले एक महिला शासिका हो जाए, कितनी बड़ी क्रांतिकारी घटना है। और एक रिकमेंडेशन और करूंगा कि आप रजिया पे जो मूवीज बनी हैं वो आप देखिए कि किस तरीके से उसका षड्यंत्र है, किस तरीके से उसके चरित्र पे दोषारोपण होता है। उसके अल्तुनिया से शादी की, मलिक याकूब नामक एक अबिसिनियाई हबसी था, उससे उसके संबंधों को हवा दे दी गई ताकि उसका चरित्र हनन किया जा सके। तो कितने षड्यंत्र चलते हैं, मेल ईगो। तो यह एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। रजिया सुल्तान पूरी महिला के पावर को, सत्ता की संरचना को समझने के लिए एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो इसको थोड़ा सा आप अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने जानने के लिए, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं और भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जानने के लिए पढ़ लीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सर महेश कुमार वर्णवाल की बुक इंडिया हिस्ट्री की कैसी क्या है बताओ।
महेश कुमार वर्णवाल की बुक्स को अभी मैंने थारोली स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। महेश कुमार वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक है, उसको काफ़ी अच्छा है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अच्छा है महेश कुमार वर्णवाल की बुक। तो उसको तो लोग पढ़ते हैं, पर हिस्ट्री का मैंने थारोली पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको महेश वर्णवाल की बुक को बारे में कुछ नहीं कह सकता। ABX 12 बजे से और 4 बजे से क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम 4 से 6 है। तो अब हम लोग आते हैं फिर से अपने विषय पे। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई कि कैसे रजिया सुल्तान का ये शासन चलता है, यहां तक आपकी कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में अमीरों को यह बात क्यों खलती है? तो अमीरों को बात यह खलने के लिए कि जब तक स्त्री थी, एक तो स्त्री, एक तो क्या कहते हैं कोढ़, और उस पे से खाज, ये कहानी हो गई। एक तो नीम कैसे कोढ़ और खाज वाली कहानी हो गई। एक तो पहले से स्त्री, और दूसरा ये मैंने फोटो आप लोगों के लिए इसीलिए समझ में लगाया है ताकि आप लोग इसको समझ सकें कि ये जो स्त्री है, जहां पे पर्दादारी की व्यवस्था है, वहां पे यह स्त्री क्या कुबला और चोंगा पहने हुई है, चोंगा पहने हुए जो पुरुषों की तरह दिखा रही है, और यह भी सुल्तान की जैसे टोपी होती है उस तरीके से पहनी हुई है। यह बात जो है चोंगा एवं कुलाह की जो वेशभूषा है, यह बात सबसे ज्यादा पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुलाह को पहनना स्वीकार कर लिया। इससे अमीर वर्ग जो खफा था वो और ज्यादा खफा हो गया, कह रहा है कि ये क्या बात हुई कि यह जो है पर्देदारी को ही छोड़ दे रही है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे षड्यंत्र हुए, और षड्यंत्र के बाद में एक दिन इसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए जो पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, वह अल्तुनिया, इसका पति था, अल्तुनिया से इसने शादी किया था। उसके बाद में रजिया ने याकूत को अमीरे अखनूर के पद में, याकूत कौन था यह एक समझ लीजिए, अबिसीनिया, अबिसीनिया कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका का एक हबसी था, क्या था? हबसी था। जो ब्लैक लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? हबसी बोला जाता है। तो इस हबसी को यह इसका विश्वास पात्र हो गया, और इसने अमीरे अखनूर मतलब अर्थात जो घुड़सवार दल का प्रमुख बना दिया, सेना का प्रमुख बन गया। और ये इतना विश्वास पात्र हो गया कि इसके बारे में र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया कि इसका अमीर अखनूर याकूब के साथ में अवैध संबंध है। इतिहासकारों ने भी यह माना है कि इसका कुछ विशेष लगाव था। शायद इसके लगाव का कारण यह था कि जितने षड्यंत्रकारी लोगों के बीच में अमीर आखूर का जो पद था और ये याकूब के पास में था, और याकूब उसका विश्वास पात्र था, और याकूब उस पर भरोसा कर सकता था। इवन इसका पति जो अल्तुनिया था, वह भी इसका विश्वास पात्र नहीं था, और यह भी इसके साथ में षड्यंत्र करता रहता था। तो ये यहां तक की कहानी हुई, यह इसकी उपलब्धियां हो गई, और ये चीजें पॉइंट आपको याद रखना है। अमीर अखनूर का पद किसने दिया गया? रजिया से। कहां से हुए? चोंगा एवं कुबलाह को कब कहना, कैसे शासिका बनी? ये इतने कहानी अगर आप समझ लेते हैं तो इससे बाहर आपसे रजिया से प्रश्न नहीं बनेगा। अब हम लोग आते हैं बलबन पे। बलबन पे प्रश्न कैसे बनते हैं? बलबन की शासन सत्ता 1266 से इस रजिया थोड़ा सा समझ लीजिए कि रजिया से 1240 में इसकी मृत्यु हो गई, तो उससे 1240 से लेकर के 1266 तक लगभग 25 साल तक, 25 वर्ष तक 3 शासकों ने शासन किया। 3 शासकों ने शासन किया।
लेकिन इनका ना तो नाम महत्वपूर्ण है, ना तो प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तुर्कानी चहलगानी के सदस्य थे और ये इतने कमजोर शासक थे कि इनसे कोई प्रश्न नहीं बनता। इनका शासनकाल भोग विलास का रहा, सत्ता सुख का रहा और एकदम फ्रिक्शन का रहा। तो 25 साल जो था वह इतना लंबा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत का था, वह सुप्तावस्था का काल था और वहां से सुप्तावस्था के कारण से भी किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट काल था ही नहीं। तो यहां से ये 25 साल तक चलता रहा और इसी का फायदा उठा करके जो बलबन स्वयं एक तुर्कानी चहलगानी का हिस्सा था, चहलगानी का हिस्सा था, उसी का फायदा उठा करके बलबन ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और सत्ता अपने हाथों में ले करके वह शासक बन गया। तो ये यहां तक की कहानी हुई। महमूद नामक एक शासक ने, महमूद ने बलबन को एक उपाधि दी थी, उलुग खां की। यह प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत समय से पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को उलुग खां की उपाधि दी गई थी। तो उलुग खां की उपाधि किसको दी गई थी? वह बलबन को दी थी। किसने दी थी? महमूद ने। तो ये प्रश्न आप तो तैयार कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं बलबन पे कि बलबन जब शासक बना तो शासक बनने थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जब शासक बनता है, सॉरी, तो इसके सामने क्या समस्याएं आती हैं, पहले समस्या को समझ लीजिए और फिर हम लोग उसके निदान को समझेंगे कि जब समस्या की पहचान करता है कोई शासक तब उस निदान पे जाता है। तो इसके सामने दो तरीके की समस्या थी, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। क्या थी? एक आंतरिक समस्या थी और दूसरा बाह्य समस्या थी। तो आंतरिक समस्या क्या थी? आंतरिक समस्या किस तरीके की थी, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली समस्या थी चहलगानी की, तुर्कानी चहलगानी की। यह उसी का सदस्य था, लेकिन वो उसकी समस्या ग्रस्त था। दूसरा क्या समस्या था? आंतरिक विद्रोह की समस्या थी। ये दो समस्याएं थी। और बाह्य समस्या में क्या था? बाह्य समस्या में मंगोल आक्रमण। अब इसने इन समस्याओं की पहचान किया बलबन ने और उसके अनुसार अपनी नीतियों को निर्धारित किया। तो सबसे पहले इसने नीतियों को निर्धारित करने के क्रम में जो तुर्कानी चहलगानी की समस्या थी, चहलगानी की, तो चहलगानी की समस्या को समझने का समझा। उसने यह समझा कि जो दिल्ली के शासनकाल है, सुल्तान का शासनकाल है, जो 25 साल से चला आ रहा है, वो इतने निकम्मे टाइप के शासक हैं कि इनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई प्रजा सुनने को तैयार ही नहीं है। जब प्रजा सुनने को ही, जब राजा की बात प्रजा सुनने को तैयार नहीं है तो शासन क्या चलेगा? खाक चलेगा। तो अब वहां पे कहीं भी निकल रहा है, सुल्तान निकल रहा है, वहां पे आवाज दे दी गई, तुरही बजा दी गई कि अरे फलाने जिल्ले इल्लाही उपस्थित हो रहे हैं। और जिल्ले इल्लाही, प्रजा क्या कह रही है? अरे होंगे कोई जिल्ले इल्लाही, होंगे कोई राजा, क्या करना है, ऐसे राजा आते जाते रहते हैं। तो ये बात बलबन को हर्ट कर गई। वो उसने चूंकि महसूस किया था, देखा था इन निकम्मों का शासन, 3 निकम्मों का शासन 25 सालों तक, तो उसको यह बात समझ में आ गई कि जब तक सत्ता का एक औरा, जब तक उसका एक 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 धौंस है ना, रौला जब तक स्थापित नहीं होगा, सत्ता का रौला जब तक स्थापित नहीं होगा, तब तक शासन चलाना संभव नहीं है। तब तक पूरा जो केंद्र है वो अस्थिर ही रहेगा। तो उसने सबसे पहले काम क्या किया कि उसने अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित किया। और सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए उसने एक नीति अपनाई जिसको कहते हैं बलबन की राजत्व नीति। बलबन का राजत्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बलबन का राजत्व। अब बलबन का राजत्व से सबसे पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट राजत्व किसका है, तो बलबन का। तो राजत्व है क्या, ये थोड़ी सी बात को हम लोग समझ लेते हैं।
उसने सबसे पहले दो चीजों को कहा। क्या कहा? कि उसने जिल्ले इलाही घोषित किया स्वयं को। कहा क्या है? सुल्तान क्या है? जिल्ले इलाही है, और वह नियाबते खुदाई है। नियाबत खुदाई, ये क्या होता है नियामते खुदाई? अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन ने कहा कि तुम लोग राजा ही नहीं समझ रहे हो, राजा तो हूं ही, उसके साथ साथ इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि भी हूं, आप लोगों को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और उसने इस बात को धौंस के साथ में स्वीकार कराया, नियाबते खुदाई की घोषणा कर दी, और उसने स्वयं को जिल्ले इल्लाही अर्थात सर्वश्रेष्ठ घोषित किया अपने आप को। अब ये राजत्व की नीति के ये इसने, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसने दूसरा काम क्या किया नियाबते खुदाई और जिल्ले इलाही के साथ में? उसने स्वयं को अफरा सियाब, अफरा सियाब का वंशज घोषित कर दिया स्वयं को। अर्थात जो फारस का वंश था, यह माना जाता है कि सबसे श्रेष्ठ वंश होता है। तो उसने जो है रक्त की शुद्धता पे बल दिया। किस पे दिया? रक्त की शुद्धता। बलबन कहता है कि जब मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे रगों में खून फड़फड़ाने लगता है और मेरा हाथ तलवार की मूठ पे चला जाता है, अर्थात वह सर काटने के लिए आतुर हो जाता है। इस तरीके से उसने कठोर नीतियां बनाई, इस तरीके से उसने अपना ऑरा क्रिएट किया, और उसने अपने को इतना श्रेष्ठ सिद्ध किया। और इसके लिए उसने इस तरीके से अपने आचरण को बनाया कि वह दरबार में कभी हंसता ही नहीं था। दरबारी जब उसके आगे जाते थे तो कांपने लगते थे, कहते थे अरे ये कैसा कठोर शासक है। तो उसकी निगाहें इतना, ये उसका अगर फोटो आप देखते हैं, इस टोपी और यहाँ दाढ़ियां इतनी बड़ी बना लिया था कि हबीब निजामी लिखते हैं कि यहाँ पर उसने लगभग 1.5 मीटर मतलब 4.5 फीट का अंतर पैदा कर लिया था। तो इतना विकराल और भव्य चेहरा उसने अपने को प्रस्तुत किया। वह कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद ही किसी ने बलबन को सामान्य या मामूली कपड़े में देखा होगा। वह अपने निजी नौकरों के समक्ष भी एक शाही पोशाक में रहता था। तो इस तरीके से उसने अपने राजत्व को मेंटेन किया। इस तरीके से उसने अपने जो किंगशिप उसने घोषित किया, किंगशिप नोज नो किंगशिप, अर्थात राजत्व रक्त संबंध नहीं जानता। और इस तरीके से वह अगर किसी ने उसके खिलाफ विद्रोह किया तो विद्रोहियों को वह दंड देने से, उनका सर काटने से भी नहीं चूकता था। तो इस तरीके से उसने अपने आप को घोषित किया। तो यहां अफरा सियाब का वंशज, एक तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, रक्त की शुद्धता पे प्रश्न पूछा जाता है, किसने राजत्व के सिद्धांत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी, तो यह एक इंपॉर्टेंट बात थी। उसने फिर एक नई चीज सिजदा और पैबोस शुरू किया, सिजदा एवं पैबोस। सिजदा का मतलब क्या होता है? सजदा करना। जैसा आपने फिल्मों में देखा हो, सजदा करूं, तो सजदा का मतलब ऐसे साष्टांग प्रणाम करना। जो कोई भी दरबारी आता है तो वह साष्टांग प्रणाम करेगा, ऐसे पूरा लेट करके। तो वो इस तरीके से सजदा को उसने दरबार में लागू किया। और पैबोस को, अगर कोई सवाल करना है, कुछ चीज पूछना है, कुछ जानना है, कुछ निवेदन करना है, कुछ अर्जी लगाना है, तो बलबन के चरणों को चूमना पड़ेगा। इसने ये नियम लागू कर दिया दरबार में, सिजदा और पैबोस का नियम लागू कर दिया। उसने एक चीज और लागू किया, जो नौरोज की प्रथा। नौरोज की प्रथा, नौरोज क्या है? एक फारसी त्योहार है, अभी भी फारस में मनाया जाता है। तो यह भी मनाए जाने की प्रथा इसने लागू किया। तो राजत्व सिद्धांत में अगर इतनी सी बातें आप लोग पढ़ लें तो वीडियो क्लियर नहीं है, कल क्लास नहीं रहेगी सर। कल
यहाँ पे पूनम कह रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं, क्या इशू है पूनम बेटा, आप उसको थोड़ा सा बता दें तो हम लोग उसको दूर करने का, कोई कॉन्सेप्ट में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, कहीं कोई डाउट हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है तो वो पूछ लीजिए, है ना। अभी तक सर कल तो सैटरडे है, हाँ शिवराम कल सैटरडे है, अभी तक कोई इशू आया हो कि अभी तक हमने पढ़ा कि बलबन ने देखा था अपने 25 साल के, अपने पूर्ववर्ती 25 साल के शासकों को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। बलबन ने अपने पूर्व के 25 साल के शासन को देखा था जहां पे तुर्कानी चहलगानी का ही भूमिका थी, और वहां पे सुल्तान का जो अधिकार था वो बहुत सीमित था और बटा हुआ था, किसके बीच में, सुल्तान और तुर्के चहलगानी के बीच में। तो जब बलबन को सत्ता मिली तो उसने यह निश्चित किया कि हमको सर्वप्रथम तुर्काने चहलगानी के अधिकारों पर अंकुश लगाना है। तो उसने अंकुश लगाने के लिए सर्वप्रथम क्या किया कि उसने सर्वप्रथम राजत्व का सिद्धांत ले आता है, और राजत्व के सिद्धांत में उसने कुछ नवीन बातों को इंट्रोड्यूस किया। राजत्व का सिद्धांत तो पहले भी जाता था, जो राजा है उसने जो जो जिस तरीके से राज राज चला रहा है, राजकाज चला रहा है, उसके राजकाज चलाने के तरीके को ही राजत्व कहते हैं, है ना, ये क्लियर है। राजकाज, किसी भी शासक के राजकाज चलाने के तरीके को राजत्व कहा जाता है। तो जो राजत्व तो पहले भी था, लेकिन उसने राजत्व में कुछ नवीन चीजें जोड़ी, और नवीन चीजें क्या जोड़ी वो मैंने आपको बता दिया, वहां से ही प्रश्न बनते हैं। उसने राजत्व में सर्वप्रथम जिले इलाही को घोषणा किया, उसने फिर क्या किया, नियाबते खुदाई की घोषणा किया, उसने फिर क्या किया, अफरासियाब का वंशज अपने को घोषित किया, रक्त की शुद्धता पे बल दिया, पैबोस और सिजदा की परंपरा को उसने अप्लाई किया, नौरोज की प्रथा को प्रारंभ किया, उसने कहा कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, अर्थात राजा या राजत्व कोई नातेदारी नहीं जानता। यह इतनी बात उसने घोषणा की, इतनी बात नवीन तरीके से घोषणा की। उसने और भी किया कि अपने अपने जो निजी जीवन का था, उसने निजी जीवन को भी बड़े कठोरता से उसका अनुसरण किया, और वह अपने निजी जीवन में भी निजी नौकरों के सामने भी मामूली कपड़ों या मामूली जो एक सराउंडिंग्स होती है, हंसी मजाक का वातावरण, उससे भी अपने को अलग कर लिया, और वह हरदम एक सोते समय भी वह एक राजा की हैसियत से ही रहता था। तो इस तरीके से राजत्व में ये नवीन चीजें जोड़ दी। इस नवीन चीज जोड़ने से क्या हुआ कि जो राजा का रौला होता है, जो राजा की हनक होती है, वह फिर से स्थापित हुई। तो यह बलबन की एक उपलब्धि है। तो इतनी बात हमने अभी तक डिस्कस की, इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, राइट। आगे बढ़े। टेस्ट, ठीक है, आप लोगों को टेस्ट जरूर देना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर संडे को जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसकी मैं व्यक्तिगत खबर लूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। चलें आगे बढ़े। तो उसके बाद में इतनी सी बातें हो गई। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं कि तुर्काने चहलगानी का, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तुर्काने चहलगानी का विनाश कर दिया। तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए, ठीक है। तुर्काने चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था, इसका सृजन किसने किया था, यह कमेंट बॉक्स में बताएं। यह गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, क्यों था? राजत्व के कारण। यह बात क्लियर हो गई। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, यह बात भी क्लियर हो गई। बलबन तुर्काने चहलगानी का हिस्सा था, बिल्कुल था, यह बात बता ही चुके हैं। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा बलबन ने शुरू की थी, यह भी बता दिया। सजदा क्या है, पैबोस क्या है, यह भी बता दिया। और मंगोलों की रक्षा के लिए उसने सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की। मैंने एक चीज बताया कि दो तरीके की समस्या थी, आंतरिक समस्या थी और बाह्य समस्या। बाह्य समस्या क्या थी? वह बाह्य समस्या यही थी कि यहाँ पे मंगोल आक्रमण बहुत होते थे, तो मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उसने दीवाने आरिज नामक एक विभाग की स्थापना की, और आगे चल करके यह बहुत महत्वपूर्ण सैन्य विभाग था और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो इतनी सी कहानी थी।
इतना सा आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है और याद कर लेना है। तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव का प्रारंभ किया, यह भी आपको बता चुका हूं। उसने कुरान के नियम को शासन का आधार बनाया और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर शाह। यहां तक हम लोग अभी गुलाम वंश की डायनेस्टी को हमने कल डिस्कस कर लिया था कि इसको इलवरी कहते हैं, क्यों कहते हैं, यह भी डिस्कस कर लिया था। तो यहां से कैमूर के शासन का अंत होता है और यहाँ पे एक नया सत्ता में आता है, और वह नया सत्ता में कौन आता है, वह आता है खिलजी। समीर कुमार ने उत्तर दिया है बलबन। बलबन क्यों होगा बेटा? बलबन ने तो तुर्काने चहलगानी को तो खत्म किया था। मैंने पूछा है कि इसकी स्थापना किसने की थी, किसी ने अभी नहीं बताया है, फटाक से बता दीजिए। अब हम लोग आते हैं एक नए वंश पे, और वह नया वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना हो रही है कैमूर की हत्या के बाद 1290 में, और यह 1320 तक था। तो यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। यह भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए कि इसने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया है। तो इसका पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब बताओ, सबसे पहला इसको एक प्रश्न बनता है कि खिलजी वंश को खिलजी क्रांति भी कहते हैं। यह भी कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना जब हुई तो इसको खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है। इसने इसलिए कहा जाता है कि जो इलवरी वंश था, इलवरी वंश के अधिकार का अंत करने के कारण, एक कारण यह है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसने जो चला आ रहा था 1206 से 1290 तक का शासनकाल, जिसपे इलवरी वंश के शासन का अधिकार था, जिसमें पहले शासक को छोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर के बाकी के जितने शासक थे वो इलवरी वंश से ही संबद्ध रखते थे। तो इतने लंबे शासन का अंत करके एक नया शासक वर्ग सामने आया, और उसने इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रांति कहा जाता है, कि यह एक नवीन प्रकार की घटना थी, और नवीन घटना के कारण इसको पूनम तिवारी अभी क्लियर नहीं है, बलबन ने अभी क्लियर नहीं है। नो 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 ब्लर आ रहा था नाउ। ओके ओके बेटा, कुछ इशू आ रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि सारा चीजें बोल करके ही कर दूं, और बाकी इस चीज का नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा। तो नो इशू एट ऑल, आप लोगों को कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस आप समझने पे फोकस रखो, नोट्स की टेंशन ही मत लो, नोट्स आपको यूं ही मिल जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है जिसको दिमाग में बैठाना है, ताकि वो जीवन भर याद रहे कि भैया कैसे आया था गुलाम वंश, कैसे आया था खिलजी वंश, कैसे आया था खिलजी क्रांति, कैसे हुई थी, क्या उसके कारण थे, कैसे समस्याएं थी, उसका शासकों ने कैसे निदान निकाला। ये चीजें आपको किताबों में पढ़ने में बहुत वक्त लगेगा, और इस चीज को मुझे पहुंचाने, मैं आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी नोट्स की चिंता मत करिए, आप लोगों तक नोट्स इजिली अवेलेबल हो जाएगा। हाँ प्लीज, यहाँ पे आप 360 पर रेजुलेशन रखें तो शायद क्लियर आ जाएंगी चीजें, राइट। तो यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पे इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने इलवरी वंश के अधिकारों को, दूसरा क्या था कि इसके पहले जो तुर्क अमीर थे उन्हीं का शासन सत्ता में भागीदारी थी। इसके साथ में खिलजी क्रांति के साथ में भारतीय जो अमीर वर्ग है, जो अमीर वर्ग का मतलब क्या हुआ कि जो एलिट क्लास है,
क्या है? एलिट क्लास। एलिट क्लास कौन है? जो तुर्कानी चहलगानी टाइप का, तुर्कानी चहलगानी चूंकि बलबन के समय में अंत हो गया, लेकिन जो शासन सत्ता के संचालन में भागीदारी जिसकी है, जो वजीर होता है, जो अमीर याखूर होता है, जो आरजे मुबालिक होता है, जो मतलब क्रीम पोस्ट होती है, जो जैसे कि आप यूपीएससी में आईएएस हो रहे हैं, डीएम हो रहे हैं, तो वो क्या है? वो उस समय का अमीर वर्ग है। तो अमीर वर्ग में किसकी भागीदारी थी? तुर्की की भागीदारी थी। उसी तुर्की वंश के लोग रहते थे। अब जो है खिलजी क्रांति के बाद में इसमें भारतीय जो प्रतिनिधित्व था, भारतीय अमीर वर्गों का, जैसे ब्यूरोक्रेसी में अंग्रेजों के जमाने में एक समय कैसा था कि पूरे ब्रिटिशर्स ही आईएएस और पीसीएस, डीएम, कलेक्टर, एसपी होते थे। बाद में भारतीयों ने जब लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ करके उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बनाई। तो सत्येंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग भी सेलेक्ट हुए, और उसमें फिर उन्होंने सिविल सर्वेंट हो गए, फिर डीएम बनने लगे, और आज पूरी तरीके से भारतीय ही होते हैं। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि पहले जो है बाहर के लोग, तुर्की लोग जो होते थे अमीर वर्ग में, जब खिलजी क्रांति हो गई तो भारतीयों को भी, जो स्थानीय लोग थे, उनकी भी भागीदारी को संभव बनाए। इसलिए दो कारणों से, इल्बरी वंश के एकाधिकार के अंत के कारण से और तुर्कों के एकाधिकार को खत्म करने के कारण से इस वंश की जब स्थापना हुई, तो इसको क्या बोलते हैं? खिलजी क्रांति बोलते हैं। यह महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए इसको क्रांति का नाम दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो अब क्या है कि यहां पर सिचुएशन क्या है कि जलालुद्दीन जो है समाना का गवर्नर था। कब गवर्नर था? जब इल्वरी वंश के अंतिम शासक की मृत्यु या हत्या कर दी जाती है, तो यह क्या है? समाना का गवर्नर था, और इसको उसी समय पे यहां पे इसको सत्ता में आ गया और सुल्तान बन गया। तो यह भी प्रश्न बनता है कि जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनने के पूर्व कहाँ का गवर्नर था? तो समाना का गवर्नर था। इसको याद रख लीजिए, समाना का गवर्नर था। ये बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए, समाना का गवर्नर था। उसके बाद में क्या सिचुएशन हुई? एक और प्रश्न बनता है, कैकूबाद ने एक इसको उपाधि दी थी, और उपाधि क्या थी? शाइस्ता खां की। यह भी याद रख लीजिए कि शाइस्ता खां की उपाधि खिलजी वंश के किस शासक को दिया गया था? तो वह जलालुद्दीन खिलजी को दिया गया था। किसने दिया था? कैकूबाद ने दिया था। तो ये दो पॉइंट्स आपके एग्जाम के बिंदु, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे। बलबन, अभी तक आपने इसके पूर्व के बलबन के शासन को देखा, वो बहुत कठोर था अपने राजत्व को लेकर के। लेकिन जैसे ही जलालुद्दीन हुआ, तो जलालुद्दीन बहुत ही नरम था। इसका शासन कैसा था? नरम राजत्व। इसके शासन में कोई कठोर निर्णय लेने का, और कठोर निर्णय लेने का 1290 से 6 साल तक था ही, ज्यादा समय भी नहीं था इसके पास में। तो इसने कोई कठोर नीति नहीं अपनाई। एक उदाहरण, एक अपवाद है सिद्दी मौला का। ये नाम याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जा चुका है। सिद्दी मौला नामक एक सूफी था। सिद्दी मौला, इसको इसने फांसी की सजा दी थी, जो एक कठोर नीति का परिचय है। यह पूरी नीति में एकमात्र उदाहरण है जो उसका अपवाद है। सिद्दी मौला को इसने फांसी की सजा, इसने विद्रोह किया था, और विद्रोह करने के बाद में इसके विद्रोह को दबाया और इसको फांसी की सजा दे दी। सिद्दी मौला को मृत्यु दंड दे दिया, और इस तरीके से इसका हुआ। इसने और क्या महत्वपूर्ण काम किए थे? किलाखोरी जो दिल्ली के पास में है, को अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह कुछ ग्रुप में तो सिर्फ करंट अफेयर मिलता है सर, हर टॉपिक से
पीएससी मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताइए ना। मैं यही क्वेश्चन बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहा हूं कि जलालुद्दीन से कैसे। अब एक साथ में आप पहली क्लास कर रहे हो, जब मैं टॉपिक कराता हूं तो किस पे क्या प्रश्न बन रहा है, किस तरीके से, बल्कि एमसीक्यू भी मैं कराता चलता हूं। तो पूनम आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, एक आपकी सारे उलझने खत्म हो जाएंगी। और अगर किसी को और इस क्लास के अलावा भी किसी तरीके की समस्या आती है तो ऑफिस के नंबर पे कॉल कर ले, मेरा नंबर भी है, वहां पे आप कॉल कर लीजिए, तो हम और भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये चूंकि एक टारगेट ओरिएंटेड बैच है, लेकिन अगर किसी बच्चे को किसी एग्जाम के लिए, केवल एसएससी के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी तक के लिए एग्जाम के लिए कोई समस्या आती है, स्ट्रेटजी में कोई समस्या आती है, कंफ्यूजन होता है कैसे पढ़ें, तो वह कॉल कर सकता है व्यक्तिगत रूप से भी। ये भी आप लोगों के लिए सुविधा अवेलेबल है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो किलाखोरी को अपनी राजधानी बना लिया, तो यह भी एक प्रश्न बनता है, किसने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया, कहाँ बनाया, किसके निकट है, दिल्ली के निकट है। तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब है, 1290 से 96 है। क्या किया कि इसने कौन सी उपाधि धारण किया, यह भी इंपॉर्टेंट है, वह भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, मंगोल आक्रमण के समय। मंगोल आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ। तो उस समय में मंगोल आक्रमण का जो मंगोलों का नेता था उसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नेता था, तो इसने अब्दुल्ला को पराजित किया, मंगोल नेता अब्दुल्ला को पराजित किया और 4000 मंगोलों को इस्लाम ग्रहण कराया। क्या कराया, इस्लाम ग्रहण कराया, और राजधानी दिल्ली में बसाया। बसाया, यह भी इसका एक इंपॉर्टेंट काम था, इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि मंगोल नेता कौन था, अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला को हराया और जितने उसके जो सरेंडर किए हुए सिपाही थे 4000 लोगों को उसने इस्लाम ग्रहण करा लिया और राजधानी में बसा दिया। तो यह भी एक अचीवमेंट है। उसके बाद में एक नया अचीवमेंट होता है, वह जलालुद्दीन के खिलजी के जो भतीजा था, जिसका भतीजे का नाम क्या था, अली गुस्सास गुरसाप। इसका भतीजा था अली गुरसास। आगे चल करके यही अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी हुआ, यह इसका भतीजा भी था। और क्या था, दामाद, दोनों था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अली गुस्साब, जिसको आगे चल करके हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ कि इसका भतीजा था, और वह क्या था, अवध, अवध और मानिकपुर, ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के समय में अवध और मानिकपुर का क्या था, सूबेदार था। अवध और मानिकपुर का सूबेदार था। यह इसका बेटा भी, भतीजा भी है, दामाद भी है, और यह है। तो इसने क्या किया कि 1292 में इसने मालवा पे आक्रमण किया। मालवा पर आक्रमण किया। मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, आप लोगों को पता है। और यहां से बहुत सारा लूट का धन लेके गया। तो लूट का धन ले गया तो जलालुद्दीन बड़ा खुश हुआ। उसके बाद में क्या किया, इसके हौसले और बढ़ गए। तो जब हौसले और बढ़ गए तो 1296 ईस्वी में ही इसने एक और काम किया, और वह काम क्या है, देवगिर पर आक्रमण किया। देवगिर के कहाँ है, वह है गुजरात में, दौलताबाद से देवगिरी। तो देवगिरी
महाराष्ट्र में है, सॉरी, देवगिरी महाराष्ट्र में है। तो देवगिरी पे आक्रमण किया और वह भी बिना बताए जलालुद्दीन से, जलालुद्दीन से बना बना बताए ही देवगिरी पर आक्रमण किया, वहां पे विजय निश्चित किया और विजय निश्चित करने के बाद में लूट का सामान लेकर के आया। और इसी से जलालुद्दीन बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के वह गया मिलने, और जब मिलने गया तो वहीं पे इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या कर देने के बाद में यहां पर शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बलबन, बलबन, अलाउद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, यही 5-6 शासक हैं जो पूरे दिल्ली सल्तनत को संभाले हुए हैं और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से भी मतलब गिन करके 5 से 7 प्रश्न बनते हैं जलालुद्दीन खिलजी से, जो हमने आपको बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ लेंगे। अभी तक आप लोगों ने समझा कि हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासन में आ गया। इतनी कहानी समझ गए, इतना बैकग्राउंड समझ गया कि मानिक और अवध का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी, और उसने दो अभियान किए। मालवा का अभियान किया, देवगिर का अभियान किया। मालवा के अभियान में भी लूट किया था, लूट की हिस्सेदारी उसको जलालुद्दीन को खिलजी को दिया। देवगिर के अभियान किया, वहां से भी लूट करके आया, और जब देवगिर के अभियान करके लौटा तो जलालुद्दीन उससे मिलने गया, उसको बधाई देने गया, और बधाई देने में उसका अंत कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी कहानी हमने अभी पढ़ी। अब आगे हम लोग चलते हैं कि ये जब शासक बन गया तो इसके सामने ये बड़ा एम्बिशियस था। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होगा, और महत्वाकांक्षी आदमी होगा तो उसने अपने सामने 2 उद्देश्य रखे। यह भी प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन के 2 महान उद्देश्य कौन थे शासक बनने के बाद में। तो उसने 2 महान उद्देश्य क्या रखे कि सिकंदर सानी की तरह वह विश्व विजय करेगा। यह एक उद्देश्य रखा। क्या रखा? विश्व विजय करेगा। और दूसरा उद्देश्य क्या रखेगा कि वह नए धर्म की स्थापना करेगा। ठीक है। तो जब विश्व विजय की बात चली तो उसके एक मित्र थे, मित्र थे, उसका नाम था अलाउल मुल्क। क्या नाम था? अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क उसका मित्र था, समझदार आदमी था। उसने इसको सलाह दिया कि बेटा ऐसा है कि विश्व विजय कर लेना, उससे मनाही नहीं है, लेकिन अभी पूरा भारत ही विजय करने को बचा हुआ है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि विश्व विजय कर लोगे? तो इसको बात समझ में आ गई कि अच्छा ठीक है, जमीन पे रहते हैं और धीरे धीरे करके करते हैं। तो इसने विश्व विजय का इरादा वहीं पे त्याग दिया। और दूसरी बात जो थी, नए धर्म की स्थापना। अकबर भी जब महत्वाकांक्षी था, वो जब जैसे सिकंदर महान था तो उसने उसके सामने सुकरात वगैरह थे सिकंदर के सामने, तो सुकरात जैसा महान गुरु सिकंदर का गुरु था, उसने कैसे धर्म के तत्व को, मर्म को समझाया सिकंदर को। सिकंदर भी किसी नए धर्म का संचालन नहीं कर पाया, तो ये छोटू सा आदमी क्या करेगा? तो इसको भी बात समझ में आ गया कि यह काम किसी सुल्तान का नहीं है, यह पैगंबर का काम है नए धर्म की स्थापना करना। तो इसने दोनों इरादे, जो दोनों महान उद्देश्य थे, दोनों का त्याग कर दिया। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। दोनों को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि उसके जब वह शासन सत्ता में आया तो उसने 2 महान उद्देश्य रखे। पहला उसका विश्व विजय करना, सिकंदर सानी बनना, सिकंदर सानी मतलब सिकंदर की तरह महान बनना, और दूसरा नए धर्म का आविष्कार करना, नए धर्म का संचालन करना, या नए धर्म को वो करना। तो लेकिन दोनों धर्म, अलाउल मुल्क ने उसको सलाह दिया। अलाउल मुल्क क्या था? उसका निजी मित्र था। उसने कहा कि ये सब बेवकूफी भरी बातें मत करो, अभी प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाओ। तो इसने दोनों को छोड़ दिया। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब इसमें से इसने खजाइन उल फुतूह, जो खजाइन उल फुतूह क्या है?
सॉरी। तो थोड़ा कैसे बड़ा होगा? पूरा फुल। हम्म। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल, ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। खजाइन उल फुतूह किसने लिखी? अमीर खुसरो साहब ने लिखी। इसमें इसको क्या कहा गया है? प्रश्न बनता है कि किस किताब में अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा कहा गया है? देखिए अभी तक हमने राजत्व तो पढ़ा था बलबन का। बलबन का राजत्व तो कैसा था? वह जनता से डिस्टेंस मेंटेन करता था। लेकिन यह जो था अलाउद्दीन खिलजी, बलबन से उलट जनता की सेवा। जैसे हमारे मोदी जी हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो प्रधान सेवक हैं, मतलब सारे जनता की सेवा करने के लिए बने हैं। ठीक वही बात ये कहता है कि हम तो क्या हैं? शासक नहीं हैं बल्कि जनता के चरवाहे हैं। वह विश्व का सुल्तान है, युग का विजेता। यहीं पे कहा गया है कि वह विश्व का सुल्तान, और दरबारी था तो यहाँ पे उसको कहता है विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग का विजेता। ये सारी उसकी उपाधियां हैं और किस किताब में दी गई हैं? खजाइन उल फुतूह में, जो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। तो पहले बलबन कैसा था? वो जनता से दूरी बना के रखता था और यह जनता के पास में जाता है। यह कहता है कि राजत्व तो क्या है? जो शासित है, जो मतलब जनता है, शासित का मतलब जनता है, जनता के इच्छा का परिणाम है। राजत्व तो क्या है? जनता के इच्छा का परिणाम। कहते हैं कि ना कि जो जनता का बिल है, जो बिल ऑफ सब्जेक्ट है, उसका परिणाम है शासन। तो यह शासन जो है, पहला ऐसा शासक था जो जनता की इच्छा को ही वह सर आंखों पे रखता है। हालांकि यह कहने की बातें हैं, वास्तव में ऐसा नहीं था, यह थोड़ा सा कठोर शासक ही। हाँ, तो ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई उम्मीद करता हूं। यहां तक कोई किसी को कोई डाउट हो तो बताते चलें। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? समीर कुमार ओके ग्रुप में, अच्छा ठीक है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। खजाइन फुतूह में ये बात कही गई, यहां तक बात कही गई, इतनी बातें इसको कही गई। उसके बाद में इसने क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा, इसके अचीवमेंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। कि बचपन का नाम अली गुरसाफ था, यहाँ आप लोगों को बता दिया गया। इसने क्या किया था? इसने कई सुधार किए थे, और कई सुधार में सबसे पहले सैनिक सुधार किए। सैनिकों को नगद वेतन देना स्वीकार किया। आप पूछ रहे थे कि प्रश्न कैसे बनते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने का की प्रथा का आरंभ किया? तो आपका उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक ने अस्थाई सेना रखने की प्रथा शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी। यह भी आपका प्रश्न बनता है। उसने विद्रोहों के रोकने के लिए 4 अध्यादेश लागू किए। 4 अध्यादेश में कि गैदरिंग नहीं होगी, शराब नियंत्रण नहीं होगा, आपस में रिश्तेदारियां नहीं होगी, इस तरीके से, ताकि जो अमीरों की शक्ति है वह उसका नियंत्रण करे। तो आपसे वह नहीं पूछेगा कि 4 अध्यादेश कौन से थे, प्रश्न यह बनेगा कि किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 4 अध्यादेश लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। उसका उद्देश्य क्या था? और गहराई में जाएगा तो पूछेगा कि 4 अध्यादेश को लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि अमीरों को नियंत्रण में रखना, ताकि जो सुल्तान है, सुल्तान की संप्रभुता बनी रहे। तो यह उसका उद्देश्य था, जिसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट उसका अचीवमेंट क्या था? उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। बाजार नियंत्रण प्रणाली को थोड़ा सा और डेप्थ में समझ लेते हैं कि चूंकि वह विजय करना चाहता था, उसने उत्तर भारत के 4 अभियान किए। 4 अभियान के उसका एक फार्मूला भी है, गुरचीमा, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा। ये भी कभी पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा है आपके एग्जाम में, लेकिन आगे चल के पूछ सकता है। तो ये फार्मूला याद रख लीजिए गुरचीमा का।
गु से गुजरात, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़, और मां से मालवा। इसी तरीके से वो न केवल उत्तर भारत में अभियान करता है, दक्षिण भारत में भी अभियान कर रहा है। पहला ऐसा शासक था जलालुद्दीन, जिसने विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण अभियान किया था, और यह उसी के घटनाक्रम को आगे बढ़ा रहा है। तो जब इतने अभियान कर रहा है तो उसको अत्यधिक सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, सैनिकों की भर्ती करेगा, सैनिकों की भर्ती करेगा तो उसको वेतन देना पड़ेगा, वेतन देने के लिए इसके पास में खजाने में पैसे नहीं थे। तो यह एक बात तो ऐसी होती है कि या तो आप किसी आदमी को भरपूर वेतन दे दो, या फिर ऐसा सिस्टम लागू कर दो कि उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए। तो यह वेतन न देने के जगह पे वेतन ज्यादा नहीं, वेतन तो अस्थाई दे रहा है लेकिन वेतन ज्यादा नहीं दे रहा है, कम दे रहा है। लेकिन सैनिकों की आवश्यकताएं हैं, उसको घर चलाना है, संचालन करना है, जरूरत की आवश्यकताओं के खरीद करनी है। तो उसने क्या किया, एक नई प्रकार, उसकी सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक नई प्रणाली लागू करता है। और वह प्रणाली क्या है, वह प्रणाली है बाजार नियंत्रण की प्रणाली। बाजार नियंत्रण की प्रणाली में जैसे कि राशन के दाम, जैसे आज भी होता है, राशन के दाम नियंत्रित है कि नहीं है। कोटा में जाते हैं, वहां 2 रुपया किलो, जो गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को क्या है, 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो गेहूं, है ना। दालों की कीमत नियंत्रित में है, चीनी नियंत्रण में दी जाती है। तो राशनिंग जो सिस्टम है, पहला ऐसा शासक है, दुनिया का पहला ऐसा शासक है जिसने राशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में। यह एक महान उपलब्धि है। आज भी हम लोग राशनिंग सिस्टम को पूरी तरीके से सक्सेस करने में सक्सेस नहीं कर पाए हैं। और यह मध्यकाल में आज से 800 साल पहले इस विचार का नेता था, इस विचार का सुल्तान था, जिसने राशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यह एक महान उपलब्धि है। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। उसके बाद में इसने सहनाए मंडी, इसमें एक तो अनाजों का बाजार बनाया और दूसरा वस्त्रों का, वस्त्र कपड़े का। तो ये जो जीवन की दो आवश्यकताएं हैं, अभी भी हमारे यहाँ पे राशनिंग सिस्टम तो है, लेकिन वस्त्रों को नियंत्रित करने की कोई प्रणाली नहीं विकसित हुई है। किसी के पास में फटे पुराने कपड़े हैं, वह भी पहन करके रहा है, और कोई ब्रांडेड पहन के रह रहा है। तो ये जो प्रणाली है, पहली बार ऐसा होता है, पहली बार अलाउद्दीन खिलजी है जो केवल अनाज के सिस्टम को नहीं बल्कि वस्त्रों के सिस्टम को भी मॉनिटरिंग करता है और बड़ा कठोर नियंत्रण करता है। अगर किसी ने इस नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया तो उसको कठोर से कठोर सजा निर्धारित कर रहा है। भाई, ये बड़ी कमाल की बात थी। इसकी सिस्टम को पढ़ना आज के शासकों के लिए बहुत जरूरी है। उन लोगों को अलाउद्दीन खिलजी ही नहीं पता है कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम को। तो यह पहली बार यह इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आ रहा है। तो सहनाए मंडी घोड़ों का व्यापार कर रहा है, घोड़ों का मंडी ले आ रहा है, वस्त्रों की मंडी ले आ रहा है। घोड़ों की, घोड़ा, कपड़ा, वस्त्र जिसको बोलते हैं, और राशन, इनकी मंडियां इसने निर्धारित की। ठीक है, इतनी बात करता है। उसके बाद में घोड़ों को दागने एवं सैनिकों को हुलिया रखने की शुरुआत की। पहले कैसा होता था, घोड़ों को दागने के लिए, जैसे कि एक सैनिक की भर्ती हो गई, हरदम युद्ध तो होते नहीं थे। जब युद्ध नहीं होते थे तो कुछ समय के लिए जब शांति काल रहता था तो हर सैनिक के लिए अनिवार्य किया गया था कि वह एक निश्चित घोड़े रखेगा ताकि युद्ध के समय में गतिशीलता बनी रहे। तो जो सैनिक होते थे वह सैनिक क्या करते थे कि अड़ोस पड़ोस का घोड़ा मैनेज कर लेते थे। जब निरीक्षण होता था, राजकीय निरीक्षण, तो घोड़ों को मैनेज कर लेते थे। तो जब मैनेज कर लेते थे तो होते एक्चुअल में क्या थे कि 50 घोड़े होते थे, लेकिन कागजी कार्यवाही में 100, 200, 500 दिखाया जाता था, क्योंकि जहां पे निरीक्षण होता था वो दूसरों घोड़े मंगा करके उसको दिखा देते थे, और फिर जब निरीक्षण खत्म हो जाता था तो अपने अपनी जगह पे हो जाते थे। और जब संकट का समय आता था, युद्ध का समय आता था, तो पता चला एक्चुअल में घोड़े ही नहीं है।
तो ये बड़ी गफलतबाजी थी, एक प्रकार का भ्रष्टाचार था। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उसने एक नई प्रकार की प्रथा चालू की, घोड़ों को दागने की प्रथा। उसमें नंबर दे दिए जाते थे, उसके पूंछ पर नंबर डाल दिए जाते हैं कि फला सैनिक का नंबर 28 है तो 28 नंबर का घोड़ा उसका है। अब इससे भ्रष्टाचार कम होगा। तो इस तरीके से यह भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए यह प्रणाली रखता था। सैनिकों का भी हो लिया, मतलब ऐसा नहीं होता था, हर चीज का जो सैलरी निर्धारित होती थी, तो सैलरी किसी के नाम पे कोई ले रहा है, भाई ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो उसके लिए पहली बार एक जो पूरा जो आई कार्ड जिसको कहते हैं, पूरा सैनिकों का आई कार्ड, बायोडाटा पूरा निर्धारित कर दिया। जो आज लोग क्या कहते हैं, जो आज हमारे सिस्टम में आधार कार्ड है, वह आधार कार्ड का प्रारंभिक जो स्वरूप है वो यहीं पे दिखाई पड़ता है। तो ये भी बात दिखाई पड़ती है, ये भी महान उसकी उपलब्धियां थी, महान योजनाएं थी। उसने दक्षिण भारत के अभियान में मलिक काफूर को भेजा था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के, अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो मलिक काफूर ने किया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन का दरबारी कवि कौन था, अमीर खुसरो था। यह प्रश्न पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले का आविष्कार किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने। कितनी बार प्रश्न बन चुका है, एसएससी में बन चुका है, एसआई में बन चुका है, इवन यूपीपीएससी में भी प्रश्न यह पूछा जा चुका है। पहली बार सितार एवं तबले का यूपीएससी में पूछा जा, बहुत समय पहले का प्रश्न है। अब ये अपने वनडे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसकी और महान उपलब्धियां क्या थी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह भी प्रश्न पूछा था कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने किया, तो यह भी किया जाता है। अमीर खुसरो ने, जिसको अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तूतिए हिंद, यह भी कितने जगह पे पूछा गया है, तूतिए हिंद। इसकी किताब का नाम अभी मैंने क्या बताया, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह में क्या कहा गया है, विश्व का शासक, जनता का चरवाहा। तो यह उसका दरबारी कब है, दरबारी कब है, तो बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहा है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि तूतिए हिंद किसको कहा जाता है। उसके बाद में इसने कव्वाली, तबला, सितार का विकास किया। तो अमीर खुसरो ने इतनी उपलब्धियां इसके हिस्से में थी। अब थोड़ा सा और जल्दी से देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था की व्यवस्था की, यह बात आपको बता चुका है। इसके जो अधिकारी होते थे, जब दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे तो हम लोग ये बात पढ़ेंगे, फिर भी जो यहाँ पे बातें आई हैं वह आप देख लीजिए। नाजिर जो होता था वह क्या होता था, नाप तौल का अधिकारी होता था। जैसे आज भी होता है, वेट एंड मेजरमेंट ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं। जैसे पेट्रोल पंप को नापने के लिए कि सही माप हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें मिलावट का तो नहीं हो रहा है। तो यह आज के जो आधुनिक व्यवस्था है, आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें वेट एंड मेजरमेंट, बाट एवं माप निरीक्षक का पोस्ट होता है पीएससी में। सेम वही चीज ये कह रहा है नाजिर के नाम से। सहनाए मंडी बाजार का अधीक्षक होता था। यह भी प्रश्न पूछता था कि बाजार का अधीक्षक, अलाउद्दीन के समय में बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सहनाए मंडी। सहनाए मंडी, मंडी होती ही है तो मंडी में सहना होता है, सहना मतलब जो निरीक्षण करता है, तो यह बाजार का अधीक्षक हो गया। बरीद क्या है, घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाले, यह भी पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन कई बार निरीक्षण करने वाले न रह करके गुप्तचर होता है, तो यह गुप्तचर भी होता है। बरीद क्या होते थे, एक प्रकार के गुप्तचर होते थे और यह घूम घूम कर निरीक्षण करते थे। तो यह, और इसकी सूचना जो है किसको देते थे, सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसी के आधार पे वह कठोर निर्णय देता था। मुनहियान, यह भी गुप्त सूचना देने वाला था। मुहतासिब, यह सेंसर अधिकारी थे। सेंसर अधिकारी मतलब कि जो उसने नियम, कानून, आचरण जनता के लिए निर्धारित किया है, वह उसका पालन जनता कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए भी, जैसे आज के समय में एक संस्कृति मंत्रालय हो रहा है। संस्कृति मंत्रालय तो खैर संस्कृत के विकास और उसमें योगदान दे रहा है, वो जनता पे किसी तरीके का नियंत्रण नहीं कर रहा है। लेकिन उस समय में जनता के जो आचरण है कि सही कपड़े पहन करके कोई बाजार में निकले, महिलाओं एक नियंत्रित आचरण में रहें, तो वह उस समय की संस्कृति, मध्यकाल की संस्कृति थी, और उसी को बढ़ावा देना ही राजा का दायित्व माना जाता था। तो एक प्रकार का काइंड ऑफ कल्चरल मिनिस्ट्री। तो यह बात हो गई।
अब यहां से प्रश्न और क्या बनता है, इसके समय में सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की व्यापारिक नीति की जानकारी किसने दी? तो वह एक इतिहासकार था, बर्नी, इतिहासकार बर्नी था। तो बर्नी ने इसके व्यापारिक नीति की जानकारी दी। इसने एक बिस्वा, आज भी होता है, बिस्वा होता है ना, बिस्वा इकाई होती है भूमि की, तो बिस्वा को इसने इंट्रोड्यूस किया, बिस्वा की शुरुआत की। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट इसका योगदान रहा है। बिस्वा की, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिस्वा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? और फिर दीवान एवं मुस्तक राजस्व विभाग थे जो इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इतनी सी बात है, इतना सा आप लोगों को। अब इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो अंतिम शासक था, यह कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं था। इसने इस नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी, अर्थात यह बड़ा अय्याश टाइप का शासक था या रंगीन मिजाज था। और यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक ने अपने को सर्वप्रथम खलीफा घोषित किया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इतनी सी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए कि किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने घोषित किया। और ये इतना सा आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपका खलजी वंश समाप्त हो जाता है। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो बताएं। सर ये तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप बता रहे हैं, मैं मेंस के लिए पूछ रही हूँ। बेटा मैंने आपको बताया था कि आप अपना पर्सनली कर लो, यह बैच वनडे एग्जाम के ओरिएंटेड है। पीएससी के लिए अगर आपको जानना है तो हमारा पीएससी का अलग बैच बनता है, अभियान स्कूल आप आईएएस के नाम से। आप अगर उसका इंतजार कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो और आपको जानकारी लेनी है तो आप पर्सनल हमारे नंबर पे फोन कर लो, ऑफिस के नंबर पे फोन कर लो, और क्या बनता है, किस तरीके से स्ट्रेटजी होती है वो मैं बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पे वनडे एग्जाम के बच्चे हैं तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, तो यहाँ पे उस बात का डिस्कशन नहीं किया जा सकता। तो इतनी सी बात है, आपको केवल ओनली वन आपको जानना है तो आप यहाँ पे ये कर सकती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया खिलजी वंश को। आगे हम लोग तुगलक को पढ़ेंगे और आगे पॉलिटी की भी क्लास शुरू होने जा रही है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हम लोगों की क्लास जो फ्री क्लासेस थी वह लगभग पूर्णता की ओर है। कुछ बच्चे अभी और जो जुड़े हैं उन लोगों को और हम लोग क्लास प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं फाउंडेशन बैच से एडवांस बैच की ओर, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ऑफिस में कांटेक्ट कर लें, टेस्ट दे लें और संवाद करते रहें। जो जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें, अपना फीडबैक देते रहें। और हम लोग इसके साथ में अगली क्लास में मिलते हैं। संडे को आप लोग टेस्ट दीजिए, हो सकता है कि आपको संडे का करंट अफेयर्स की भी क्लास मिले जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। अगर होती है क्लास तो आपको सूचना दे दी जाएगी। अगर एमसीक्यू भी करते हैं तो उसकी भी सूचना दे दी जाएगी। तो आप लोग हरदम हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। फेसबुक पेज पे चले जाइए, वहाँ पे लाइक कर लीजिए। फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सब जगह से जुड़ जाइए ताकि आपको सूचनाएं हर प्रकार की मिलती रहें। तैयारी करते रहें। कोई समस्या आती है तो पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद, थैंक यू।